बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम जिस मौजू पे डिस्कस करेंगे इसका नाम है BPH। BPH का मतलब है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेट एक अखरोट की शक्ल का गदूद है जो मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है। इसका काम सीमेन या मनी या नुतफ़ा बनाना होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में काम आता है। ये उम्र के साथ बढ़ता रहता है। 50% चांसेस होते हैं कि 51 से लेकर 60 साल की उम्र में ये गदूद बढ़ जाए और 70% चांसेस होते हैं कि ये 60 से 69 साल की उम्र में ये बढ़ जाए और 80% चांसेस होते हैं कि ये 70 साल की उम्र में बढ़ जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं और ख़ास तौर पे 50 साल के बाद। और जो 50 साल के बाद जो बार बार जाते हैं उसमें ख़ास तौर पे ऐसे लोग भी हैं जो रात में बार बार उठते हैं और फिर वो वॉशरूम जाके अपना पेशाब करने में फ़ारिग होते हैं। तो अब उनको बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या वजह आएगा पेशाब बार बार आना। और भी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन 50 साल के बाद अगर पेशाब आना शुरू हो तो उसके लिए फिर ये सोचना पड़ता है कि कहीं ये प्रोस्टेट की वजह से तो नहीं है। अब इसकी क्या अलामत होती है? इसकी अलामत मैं पहले भी जैसे आपको बता चुका हूँ। एक तो ये कि पेशाब जो है ना वो बार बार आता है, फ़ौरन बार बार आप यानी उसको रोक भी नहीं सकते, इतना पेशाब आता है। ख़ास तौर पे रात में जो है ना आपको बार बार उठना पड़ता है। कभी कभी शुरू में तकलीफ़ के साथ पेशाब भी आता है, कभी कभी पेशाब की धार भी कमज़ोर होती है। पेशाब के बाद फिर देखा गया है कि पेशाब यानी महसूस होता है कि जैसे पेशाब कर गया, लेकिन कतरा कतरा जो है वो गिरता रहता है। फिर मसाना भी खाली नहीं होता, कुछ और भी अलामत हो सकती है जो कि ज़रूरी नहीं है सब में हो। जैसे UTI है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर पेशाब का रुक जाना भी हो सकता है कि अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अगर उसका इलाज ना करें तो ज़ाहिर है कि पेशाब भी रुक सकता है। अब बहुत से केसेस आपने देखे भी होंगे शायद या सुने होंगे कि पेशाब रुक गया और फिर उसके बाद ये होता है कि वो इमरजेंसी में जाना पड़ता है और फिर कैथेटर डाल के इसके पेशाब को निकालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि पेशाब मुसलसल जमा होते रहे यूरिनरी ब्लैडर या मसाने में तो बहुत तकलीफ दा होता है। तो फिर उसके बाद यही इलाज होता है कि उसमें कैथेटर डाल देते, लेकिन कैथेटर जो डालते हैं वो एक वक्ती इलाज होता है। तो उसके जो इलाज हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे पेशाब का रुक जाना भी हो सकता है, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब में खून आना शुरू हो जाए। वक्त के साथ साथ अलामत में भी रद्दबदल भी हो सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ा हो तो अलामत कम भी हो सकती हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि प्रोस्टेट छोटा हो और अलामत ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब क्या वजूहत हैं इसकी कि क्या वजह है कि ये चीज़ होती है? वजूहत में सबने बताया कि मसाने के बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया है कि मसाने के बिल्कुल नीचे होता है। जब इसका साइज़ बढ़ता है तो पेशाब की नाली में वज़न या प्रेशर डालता है, जिससे पेशाब की नाली में रुकावट पैदा हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हार्मोन थे, ख़ासतौर पर सेक्स हार्मोन, इसमें तवाज़ुन ना होने की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अब क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसमें? नंबर वन, पहले तो ये कि 40 साल से पहले प्रोस्टेट के कम चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि ये फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है। एक फैमिली हिस्ट्री भी एक फैक्टर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबको ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये एक तो ये कि 50 साल के बाद होता है कि 40 साल से पहले कभी भी प्रोस्टेट अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा। और ज़्यादातर यही होता है कि ये 50 के बाद ही ये शुरू होता है। फैमिली फैक्टर में ये है कि फैमिली में भी कि अगर दूसरे लोगों को है, यानी फादर को हुआ है तो बेटे को भी चांस है। ज़रूरी नहीं है कि 100% चांस हो, लेकिन चांस हो सकते हैं कि उसको भी हो जाए। फिर जिनको डायबिटिक या हार्ट डिजीज़ होती है, एक स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि ज़्यादतीज़ की वजह से या हार्ट की वजह से जो है ना BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर एक फैक्टर ये भी है कि मोटापा, मोटापे में भी जो है वो BPH के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन यही है कि पेशाब भी रुक सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पेशाब रुक सकता है। फिर इसके अलावा ये कि UTI भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, क्योंकि मसाने में पेशाब करने के बाद भी पूरा खाली नहीं होता।
इसी लिए अगर किसी को प्रोस्टेट की वजह से बार बार इन्फेक्शन हो तो मेरे ख्याल में बहुत से सर्जन यही मशवरा देंगे कि इसकी प्रोस्टेट की सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बार बार इन्फेक्शन से बेहतर है कि प्रोस्टेट को निकाल दी जाए। इसके अलावा ये है कि ब्लैडर स्टोन बनने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मसाना बिल्कुल खाली नहीं होता, तो इसकी जिसकी वजह से ये ब्लैडर स्टोन के भी चांसेस बन जाते हैं। फिर ब्लैडर डैमेज भी हो सकता है, यानी मसाना को नुकसान भी पहुंच सकते हैं। फिर इसके अलावा किडनी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब रुकता है तो होता क्या है कि बैक प्रेशर की वजह से पेशाब की जो नालियाँ हैं वो बैक प्रेशर डालती हैं कि गुर्दे के ऊपर, और उनमें जो है ना चेंजेस आने शुरू होते हैं, कभी कभी हाइड्रोनेफ्रिटिक चेंजेस आ जाती है। उसके बाद फिर ये होता है कि किडनी के फंक्शन भी ख़राब होते हैं और किडनी को नुकसान भी पहुंचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये कैसे इसको डायग्नोज करें, कैसे पता चलेगा कि ये जी प्रोस्टेट ही है? तो जाहिर है कि उसके लिए आपको जब ये सिम्टम हो तो डेफिनेटली फिर आपको किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। यूरोलॉजिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो सबसे पहले वो रेक्टल एग्जामिनेशन करता है। वो क्या करता है कि टॉयलेट की जब ये फिंगर को इंसर्ट करते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है कि साइज़ उसका, ज़ाहिर है वो जो एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट होगा वही ये चीज़ बता सकता है कि उसका साइज़ का पता चल जाता है कि ये बड़ा हुआ है या नहीं है। इसके अलावा फिर यूरिन के टेस्ट भी होते हैं। यूरिन के टेस्ट में ये भी देखना होता है कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, या ये कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, किडनी फंक्शन भी देखना होता है उसमें। फिर पेशाब में ब्लड या इन्फेक्शन का पता चल जाता है जिससे इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद। इसके अलावा फिर खून के दूसरे टेस्ट भी होते हैं जिसे हम PSA कहते हैं, जिसे हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन भी कहते हैं। ये और दूसरी चीज़ों में भी बढ़ता है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर ये काफ़ी बड़ा हुआ तो इसमें फिर ये जो प्रोस्टेट है, जो पहले जो बिनाइन होता है वो कभी कभी खुदा ना खास्ता कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो PSA अगर काफ़ी बड़ा हुआ हो तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता इनको प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा और भी कंडीशन में PSA बढ़ सकता है, जैसे अगर कोई रेक्टल प्रोसीजर कराएगा तो उसमें भी ये चीज़ें बढ़ सकती है कि इसमें PSA बढ़ सकता है। इसके अलावा और दूसरे टेस्ट होते हैं जैसे यूरिनरी फ्लो टेस्ट देखते हैं, ये देखने के लिए पेशाब के बाद मसाना पूरा खाली हुआ या नहीं है। इसके अलावा और भी टेस्ट हैं जैसे 24 आवर्स वाइटिंग डायरी होती है, फिर वो देखना पड़ता है। फिर ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी पता चलता है कि उसमें क्या करते हैं, एक डिवाइस जो है रेक्टम में डालकर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए प्रोस्टेट को चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता ये महसूस कर रहे हैं कि जी डॉक्टर अगर ये देखे, यूरोलॉजिस्ट देखे और ये सोचे कि कहीं खुदा ना खास्ता ये या उसका अल्ट्रासाउंड से उसके टेक्सचर का पता चल जाए, तो कभी फिर ये भी ज़रूरत पड़ती है कि कहीं इसकी बायोप्सी की ज़रूरत ना पड़ जाए, ये देखने के लिए खुदा ना खास्ता ये कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर कभी कभी सिस्टोस्कोपी भी करते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हर एक मरीज़ के साथ ये की जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका क्या इलाज है? इलाज यही है कि इसमें पहले सबसे पहले यही है कि दवाइयों से शुरू करते हैं। इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर हैं, जैसे जिसको हम कह सकते हैं इसमें टेम्सोलिन है। इसके अलावा ये अल्फीजोसिन है। फिर उसके अलावा दूसरा ग्रुप एक आ रहा होता है जिसको हम 5 अल्फ़ा रिडक्टेस इनहिबिटर कहते हैं। ये दवाई प्रोस्टेट को श्रिंक करती है, जिससे ये पूरा का पूरा श्रिंक तो नहीं करेगी, लेकिन एक वक्त पे आके ये भी रुक जाएगी। इसमें जो है दवाइयाँ इसमें एवोडार्ट के नाम से भी आती है, डूटा स्टेरॉयड के नाम से भी आती है, प्रोस्कर के नाम से भी आती है, प्रोस्कार के नाम से। उसके अलावा फेनेस्ट्राइड के नाम से भी आती है। अब ये चीज़ों का ख्याल रखिए कि ये दवाइयाँ जो है ये ब्लड प्रेशर को भी कम करती हैं। और इसके अलावा ये कि इसमें ये भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, और फिर दूसरा ये कि इसमें चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। जो शख्स पहले ही ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा हो तो उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये तो नहीं इससे और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। इसके अलावा ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों की कम्बिनेशन को मिला के दवाई दी जाती है। तो लेकिन ये कि इसमें ख्याल रखिएगा कि ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ते इसमें कहीं बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि इसका पोस्चरल हाइपरटेंशन ये करती है, ये डिजीनेस भी करती है, और भी साइड इफ़ेक्ट हैं।
अब इसमें क्या एहतियात कर सकते हैं आप? इसमें एहतियात यही है कि सबसे पहले कि रात को सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप ज़्यादा पानी पिएँगे या चाय पिएँगे या कॉफ़ी पिएँगे या ऐसी चीज़ें जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, तो ज़ाहिर है कि फिर चांसेस हैं कि फिर आप बार-बार रात में उठ के वॉशरूम जाएँगे और पेशाब करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी नींद भी ख़राब होगी और खुदा ना ख़ास्ते कहीं है ना कि उससे ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ तो उसमें चक्कर भी आ सकते हैं और खुदा ना ख़ास्ता आप गिर भी सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ख़्याल करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा ये कि अगर आपका ज़्यादा वज़न है तो वज़न को कम करें, क्योंकि प्रोस्टेट के चांसेस ज़्यादा ये भी होते हैं कि अगर वज़न बढ़ता है तो और प्रॉब्लम भी होती हैंगी, तो वज़न कम करना चाहिएगा। फिर इसके बाद ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी आप हेल्दी डाइट लें, ऐसी डाइट लें कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाय और कॉफ़ी वगैरह ये डायरेटिक करती हैं कि पेशाब को ज़्यादा लाती है, तो ऐसी डाइट लें जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी ना हो, फाइबर वाली डाइट लें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है तो प्रोस्टेट में और ज़्यादा प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सर्दी की वजह से भी बार बार पेशाब आ सकता है, तो कोशिश करें कि सर्दी में ज़्यादा ना निकलें और गर्म कपड़े पहने। इसके अलावा जब भी पेशाब की हाजत हो तो फ़ौरन टॉयलेट में जाकर पेशाब करना चाहिए। ज़्यादा इंतज़ार से मसाने में खिंचाव पैदा होगा, जिससे मसाने को नुकसान भी हो सकता है। कोशिश करेंगे एक वक्फे से जो है आप एक टाइम कोशिश करेंगे 1-2 घंटे के बाद अगर आप पेशाब करना चाहें तो कोशिश करें कि 2-2 घंटे के बाद ही आप जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो ये चीज़ें बताई हैंगी, ये ऐसी हैंगी कि जो कम से कम जो बेसिक चीज़ें जिनको पता चल जाए तो उसको ये पता चलता है कि हमें क्या हो रहा है। ये लेक्चर मैं जो जितने भी देता हूँ ये अपनी नॉलेज और तजर्बे की बुनियाद पे देता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये इस किस्म के सिम्टम हो तो मेरा मशवरा यही है कि हेल्थ केयर टीम से जो है ना पहले आप कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि वो पहले देख ले और उसके बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करें कौन सा ट्रीटमेंट आपको पहले किस तरीके से शुरू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़।